Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back with 16th December 2024 news analysis. Sorry for not making the videos for the last 6 days because of the mains result which came, and you can see the names in the list. आपको name मिल जाएंगे. So that was quite good also, but got a little bit busy because of that. So let's start the news analysis. The first news article: simultaneous poll bill not in Lok Sabha list for today. तो इसमें इस न्यूज़ आर्टिकल में 3 से 4 चीज़ें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो साइमल्टेनियस पोल्स का एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, तो दैट इज़ वेरी इजी. साइमल्टेनियस पोल्स का मतलब होता है कि लोकसभा के इलेक्शंस जो हैं वो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस के साथ कोइंसाइड करें, मतलब दोनों इलेक्शन सेम टाइम पे हो ताकि वोटिंग सेम हो. ये सारी चीज़ें हैं ना. इसके बहुत सारे फायदे बताए गए, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं. वो दोनों आज एक दूसरे आर्टिकल में आए हुए हैं, तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. पहले इस न्यूज़ आर्टिकल की फैक्चुअल चीज़ें देख लेते हैं. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये बिल है ये 129th अमेंडमेंट बिल है. ऑब्वियसली बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा इन ऑर्डर टू अरेंज फॉर द साइमल्टेनियस इलेक्शंस. तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 129 लाया गया है. इसके अलावा एक और बिल है यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल. ये दोनों अभी एक्चुअली क्या है कि पोस्टपोन कर दिए गए हैं, मतलब अभी जो नया सेशन चालू हो रहा है तो वहाँ पे ये टेबल नहीं किए गए हैं. ठीक है ना. अब यहाँ पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन कभी भारत में हुए हैं. तो पहली चीज़ आपको ये पता रखनी कि यस, इलेक्शन जनरल इलेक्शन जो हाउस ऑफ पीपल के हैं and all state assemblies, they were held simultaneously in 1951-52, 1957, 1962 and 1967. तो ये 4 बार जो इलेक्शंस हुए ना, ये साइमल्टेनियस पोल्स ही थे. 51-52 के, 1957 के, 1962 के, 1967 के. तो यूपीएससी अगर आपको कंफ्यूज करता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन इंडिया में पहली बार होंगे या फिर कभी नहीं हुए हैं या फिर सिर्फ एक बार हुए हैं, तो वहाँ पे आप इस फैक्ट के थ्रू आप आंसर कर सकते हैं. ठीक है ना. दैट इज द थिंग. इसके अलावा ने ये कहा है कि जो लॉ कमीशन है उसने अपनी 170th जो रिपोर्ट थी वहां पे भी सजेस्ट किया है कि जो सेपरेट इलेक्शंस हैं वो एक्सेप्शन होना चाहिए रादर देन रूल. ठीक है ना. कहा कि सेपरेट इलेक्शंस नहीं होने चाहिए. ठीक है ना. एंड साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात कहता है लॉ कमीशन भी. तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं. इसके अलावा एक आर्टिकल आया था, आर्टिकल 332, तो उसके बारे में बता दूं, आपको पता होना चाहिए क्या है आर्टिकल 332. एक्चुअली ये दूसरे बिल से रिलेटेड है. तो आर्टिकल 332 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. ठीक है ना. तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की रहती है वहाँ पे किस तरीके से रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होंगी फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो डिटरमाइन करता है आर्टिकल 332. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा इसी आर्टिकल में नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का मोशन जो है उसके बारे में भी एक बस वर्ड था, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसेस होती है. तो याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है इंडिया की आफ्टर द प्रेसिडेंट, है ना. एंड उसकी जो पावर्स आती हैं वो आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आती हैं. इसके अलावा आर्टिकल 64 जो है वो कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा ही शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होगा. ठीक है ना. एंड वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज करता है ड्यूटीज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एज वेल एज चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा. ये भी आपको पता है. इसके अलावा रिमूवल जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का वो होता है आर्टिकल 67 के अंतर्गत. 67 के अंतर्गत रिमूवल है. अब प्रोविजन क्या बोलता है कि वैसे तो नॉर्मली क्या है, वाइस प्रेसिडेंट विल होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, है ना. एंड ही मे लीव बाय रेजिग्नेशन सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट. अपना रेजिग्नेशन वो प्रेसिडेंट को देता है. इसके अलावा उसको रिमूव करने की प्रोसेस 67B में मेंशन्ड है, जहां पे ये कहा गया कि एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, है ना. पहले राज्यसभा से जाता है फिर लोकसभा में जाता है ये रेजोल्यूशन. ठीक है ना. तो राज्यसभा लोकसभा दोनों में इसको सिंपल मेजोरिटी से ही पास होना होता है. लेकिन इसमें एक क्लॉज ये है कि एक प्रायर 14 days नोटिस देना पड़ता है ना. 14 दिन पहले एक नोटिस देना पड़ता है, देन ओनली इट कैन बी एडमिटेड. ठीक है ना. इसके अलावा आर्टिकल 92 है, वो भी मेंशन था इसमें. तो आर्टिकल 92 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि जो चेयरमैन है या जो डिप्टी चेयरमैन है वो प्रिसाइड नहीं करेगा प्रोसीडिंग्स में वंस द रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन. एक बार उसके रिमूवल का अगर रेजोल्यूशन कंसिडरेशन में है तो वो फिर प्रिसाइड नहीं करेगा. आर्टिकल 92 बोलता है. तो देखो इस एक न्यूज आर्टिकल में कम से कम 5 से 6 चीजें हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है और आपको मैंने बता दी. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है इजराइल टू डबल पॉपुलेशन इन ऑक्यूपाइड
ऑक्यूपाइड द गोलन हाइट्स। अब आपको पता होना चाहिए गोलन हाइट्स सबसे पहले कहाँ पर है, तो गोलन हाइट्स जो है वो इजराइल ने कैप्चर किया था फ्रॉम सीरिया 1967 में, ठीक है ना, और फाइनली इसको एनेक्स किया था 1981 में। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी गोलन हाइट्स में आपको मैप भी दिखा देता हूँ, अगर आप देखें तो दिस इज सीरिया, है ना, सीरिया दिख रहा होगा आपको, वहां पे लास्ट में आपको क्विनित्रा दिख रहा होगा, क्विनित्रा से बॉर्डरिंग यहाँ पे गोलन हाइट्स है। एक्चुअली सीरिया का पार्ट है लेकिन इसको ऑक्यूपाई किसने किया हुआ है, इजराइल ने, ठीक है ना। एंड इसके बाद आपको एक वाटर बॉडी भी दिख रही है, सी ऑफ गैलीली, तो सी ऑफ गैलीली भी आप याद रखिएगा। दिस इज हाउ द लोकेशन ऑफ गोलन हाइट्स इज। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, याद रखिएगा। सीरिया से इसने कैप्चर किया था 1967 में, एनेक्स किया था 1981 में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। मूव करते हैं लास्ट की तरफ से थोड़ा ऊपर की तरफ आते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो लेट्स मूव विद दिस। यहाँ पे एक है, यहाँ पे देखो मसाई ट्राइब के बारे में लिखा हुआ है ना, मसाई। तो मसाई मारन जो ट्राइब है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कहाँ पाई जाती है, क्योंकि यूपीएससी ने पूछा हुआ है पहले भी। मसाई एक सेमी नोमैडिक पेस्टोरल एथनिक ग्रुप है ईस्ट अफ्रीका का, याद रखिएगा। मसाई क्या है, सेमी नोमैडिक पेस्टोरल एथनिक ग्रुप है ईस्ट अफ्रीका का, विच इज नोन फॉर इट्स यूनिक कल्चर, कलरफुल क्लोथिंग एंड करेज, ठीक है ना। एक तो ईस्ट अफ्रीका का। दूसरी चीज याद रखिएगा, दे लिव इन केन्या एंड नॉर्दर्न तंजानिया। Where they live? They live in Kenya and northern Tanzania, and this is the thing which is important location wise. आपके लिए छोटा सा है, बिंदीबू ट्राइब कहाँ है, कहाँ की ट्राइब है बिंदीबू? So that if you can answer me that बिंदीबू, so that will be good. Just गूगल करो बिंदीबू तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं पता, जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगला देखो लिखा है, गुजरात एम्स टू कंप्लीट 500 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीन फील्ड पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट बाय 2047। तो गुजरात ने बेसिकली कुछ बड़ी जो पोर्ट सिटीज़ है जैसे कि रॉटरडैम हो गया, दुबई हो गया, एंटवर्प हो गया, वहाँ से इंस्पिरेशन लेते हुए, इसका बहुत पुराना एक प्रोजेक्ट था जो कि थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया था, इंडिया का पहला ग्रीन फील्ड पोर्ट सिटी बनाने का, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन फील्ड पोर्ट सिटी, जो लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला रहेगा। एंड इसका कंप्लीशन 2047 तक इन्होंने टारगेट किया है। ऑब्वियस सी बात है, इससे जो बेनिफिट मिलेगा वो मैरीटाइम एज मिलेगा कंट्री को, है ना। ऑब्वियस बात है, कंट्री में पहली ग्रीनफील्ड पोर्ट सिटी बनेगी, इट विल गिव अस सम मैरीटाइम एज। और गुजरात वैसे भी मैरीटाइम कार्गो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुजरात करेंटली अकाउंट्स फॉर 66% ऑफ द कार्गो हैंडल्ड बाय नॉन मेजर पोर्ट्स इन द कंट्री। जितने भी नॉन मेजर पोर्ट्स हैं उनमें जितना कार्गो ट्रांसफर होता है उसमें 66% तो केवल गुजरात देखता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है सेकंड नंबर पे, जो केवल 14% देखता है। फिर महाराष्ट्र जो 9% देखता है। दो मेजर नॉन मेजर पोर्ट्स हैं गुजरात के, जो कि प्राइवेट पोर्ट्स हैं, जिसमें दो प्राइवेट पोर्ट्स हैं, मुंद्रा और पिपावाव। याद रखिएगा, मुंद्रा और पिपावाव। मुंद्रा शायद अडानी का है। तो ये दो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं विच आर इन गुजरात, और ये बहुत ज़्यादा कार्गो हैंडल करते हैं, ठीक है। तो दैट इज अगेन अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको पता होना चाहिए था। आगे मूव करते हैं, वाई साइमल्टेनियस इलेक्शंस आर इम्प्रैक्टिकल एंड कॉम्प्लिकेटेड। अब ये जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि क्यों साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो हैं वो सही नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको फैक्ट तो बता दिया है कि 129th अमेंडमेंट बिल लाया गया था, ठीक है, हालांकि लेट हो गया है। अब यहाँ पे देखो फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि भाई कॉस्ट एफिशिएंट होता है। उनका ये कहना है कि भाई अलग अलग टाइम पे जब इलेक्शन होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो अगर आप एक बार करोगे तो एक ही बार कैंपेनिंग करनी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो क्या होता है, एक ही बार परमानेंट कैंपेन के मोड में आएंगी, तो जब बाकी के साल भर वो कैंपेनिंग नहीं करेंगे तो वो अपने गवर्नेंस पे ध्यान ज़्यादा दे पाएंगे, तो गवर्नेंस फोकस पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म क्या क्या है। क्रिटिसिज्म सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि भैया जो आप सेविंग बोल रहे हो ना, वो सेविंग कम नहीं होगी, वो बढ़ जाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर थोड़ा बहुत घटती भी है, सपोज करो घटती भी है, तो रिडक्शन जो होगा बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। दूसरा ऑथर ने कहा कि इसमें लॉजिस्टिक्स चैलेंज आएंगे, कि आप फिर समझ रहे हो 1.4 बिलियन लोग हैं आपके पास, और इतने में मल्टी फेज इलेक्शन कराना, दैट विल बी अ ह्यूज लॉजिस्टिकल चैलेंज, है ना। किस तरीके से लॉजिस्टिक्स मेंटेन करेंगे, ड्यूटी किसकी लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरा है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, स्टेट लेवल इशूज़ अलग होते हैं, नेशनल कंसर्न्स अलग हो जाते हैं,
और ऐसे में अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन कराते हो तो जो स्टेट लेवल इशूज हैं वो ओवर शेडो हो जाएंगे बाय द नेशनल कंसर्न्स, मतलब कि फेडरल जो लोकल लेवल के कंसर्न्स हैं उनके ऊपर नेशनल कंसर्न्स हावी हो जाएंगे, है ना। और लोगों का अलग अलग मूड रहता है, चाहे आप नेशनल इलेक्शन देख लो चाहे आप स्टेट इलेक्शन देख लो, लोगों का मूड अलग रहता है ना। तो दैट विल हैम्पर द फेडरल स्ट्रक्चर ऑल्सो। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि जो ये रिजिड इलेक्शन टाइम टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में फिर रिजिडिटी आ जाएगी। आप फिर ये सोचोगे कि यार कोई इलेक्शन किसी, अगर मान लो किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया, ये सारी चीजें होंगी तो बहुत दैट विल क्रिएट अ ह्यूज रूकस एंड ऑल, ठीक है ना। इसके अलावा सोल्यूशन जो आप बोल रहे हो कि भाई पहले हम प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, तो वो भी सारे स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगाना भी तो अपने आप में इट विल अंडरमाइन द डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म ऑल्सो, ठीक है ना। ऑथर ने एक और इशू बताया कि इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग, है ना, डिफेक्टर्स के नंबर बढ़ जाएंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ वैसे भी इनफेक्टिव रहा है इन कर्बिंग दिस, तो आपको पता होना चाहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना, खरीद फरोख्त तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा ऑथर ने कहा जो ब्रॉडर इंप्लीकेशन है उनको हम डिवाइड कर सकते हैं फेडरलिज्म में, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक जो एस्पिरेशन है वो ओवर शेडो हो जाएंगी नेशनल एस्पिरेशन से, तो इट विल इफेक्ट द फेडरलिज्म। दूसरा, इट विल इफेक्ट डेमोक्रेसी ऑल्सो, क्योंकि इसमें जो पब्लिक पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी है वो घट रही है ना, क्योंकि बार बार जब लोग आते थे वोटर्स के पास तो एक उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ता था, लेकिन जब आप इस तरीके से एक ही बार कराओगे इलेक्शन तो इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन भी घट जाएगा, तो इट विल अफेक्ट द डेमोक्रेसी एज वेल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। वाइज बीजेडी अपोजिंग द पोलावरम प्रोजेक्ट। तो बीजेडी पोलावरम प्रोजेक्ट को इसलिए अपोज कर रही है क्योंकि पोलावरम प्रोजेक्ट बन रहा है गोदावरी नदी पे, और गोदावरी नदी जो है वो एक इंटरस्टेट डिस्प्यूट है बिटवीन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। थोड़ा सा पहले मैं आपको गोदावरी नदी के बारे में बता दूं। गोदावरी का जो ओरिजिन है वो त्रयंबक हिल्स नासिक के पास जो है वहां से, महाराष्ट्र से है ना। इसकी लगभग लेंथ 1465 किलोमीटर है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इंडिया में आफ्टर गंजीज, एंड इसका फ्लो जो है वो महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है। फाइनली ये एंटर करती है बे ऑफ बंगाल में, एंड वहां पे एक डेल्टा भी बनाती है, आई थिंक राजामुंदरी आंध्र प्रदेश के आसपास बनाती है, देख लेना राजामुंदरी बनाती है कि नहीं बनाती, है ना। मेजर ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं पूर्णा रिवर, प्राणहिता रिवर, इंद्रवती एंड सबरी। राइट बैंक में है मेजर मंजिरा, किन्नेरासनी रिवर एंड मनायर रिवर, है ना। इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, गैंजीज ऑफ द साउथ भी कहा जाता है इसको, बिकॉज ऑफ द लेंथ एंड ऑल, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से स्टेट्स हैं वो भी आपको। हाँ, मेन बताना था बीजेडी अपोज क्यों करी, तो बीजेडी अपोज इसलिए करी क्योंकि उनका जो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है उनका ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपर स्टडी नहीं की गई है, और मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबमर्ज हो जाएगा, जहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, डोंगरिया, खोंस और ये सारी कम्युनिटीज रहती हैं, तो इसलिए उनका ये कहना है कि नो, दिस शुड नॉट बी देयर। अगला देखो, हाउ वुड अ कार्बन मार्केट फंक्शन। अब देखो कार्बन मार्केट क्या होता है मैं आपको बता दूं। अ कार्बन मार्केट इज अ मार्केट दैट अलाउज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द राइट टू एमिट कार्बन। नाम से क्लियर है, आपका कार्बन मार्केट का मतलब है कि आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं राइट टू एमिट कार्बन। सपोज करो, मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाता हूं, जैसे आप क्या है खरीदने जाते हो ना, एक पैकेट बिस्किट खरीदते हो आप, तो आप एक पैकेट बिस्किट खाने के अधिकारी हो गए, अब आप वो पैकेट खा सकते हो, है ना। जो नहीं खरीद रहे हो आप नहीं खा सकते। तो कुल मिलाकर के कार्बन मार्केट ये है कि कार्बन मार्केट आपको राइट देगा इन ऑर्डर टू परचेज राइट्स टू एमिट कार्बन। जैसे आपने मान लो एक कार्बन यूनिट खरीदी, है ना, एक कार्बन वो करने सर्टिफिकेट खरीदा, तो आपको एक कार्बन सर्टिफिकेट में 1000 किलोग्राम कार्बन एमिट करने की परमिशन मिल जाएगी, और जो लोग नहीं खरीदेंगे उनके पास कोई परमिशन नहीं रहेगी, ठीक है ना। देखो लिखा भी है 1 कार्बन क्रेडिट मतलब 1000 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप एमिट कर सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऑथर ने कहा कि बहुत अच्छा मेथड है ये, अगर आप टारगेट करना चाहते हो कि कम करना चाहते हो आप कार्बन एमिशन को, तो क्योंकि आप कार्बन क्रेडिट्स हैं। ऑथर का कहना है कि अगर गवर्नमेंट ज्यादा सीरियस है रोकने में एमिशन, तो वो क्या कर सकती है, कार्बन क्रेडिट्स कम इशू करें, है ना। अगर आप कम कार्बन क्रेडिट्स इशू करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है दैट विल रिड्यूस द कार्बन एमिशन। दूसरी चीज ऑथर ने ये कही कि कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट कल को बहुत ज्यादा कार्बन क्रेडिट्स इशू करने लगे, क्योंकि जब कार्बन क्रेडिट्स ज्यादा इशू होंगे, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो उनकी प्राइस घट जाएगी, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली तो मार्केट रन मैकेनिज्म है। तो जैसा इकोनॉमी में होता है ना कि जितनी ज्यादा चीज उतना कम प्राइस, और जितनी कम चीज उतना ज्यादा प्राइस। तो अगर आप कम रखते हो कार्बन क्रेडिट्स को तो उनकी प्राइस बढ़ेगी, लोग कम एमिट करेंगे। बट अगर आप बहुत ज्यादा इशू कर देते हो, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इशू कर देती है,
तो ऑब्वियसली बात है इसकी प्राइस घटने लगेगी और फिर हर कोई कार्बन क्रेडिट खरीदने लगेगा और फिर एमिट करने लगेगा। तो एक तो यहाँ पे रिस्क आता है, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बढ़ जाता है। दूसरा ऑथर ने यह भी कहा है कि गवर्नमेंट को एक ऑप्टिमम बैलेंस बनाना चाहिए कार्बन क्रेडिट्स के नंबर में। क्यों? क्योंकि अगर बहुत कम कर दिया आपने कार्बन क्रेडिट्स तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि फिर इकोनॉमी को खतरा है। तो इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के बीच में एक बैलेंस बनाना है, वो एक बड़ा इशू रहेगा कि फाइंडिंग दी ऑप्टिमम नंबर, कि क्या ऑप्टिमम नंबर हो पाएगा। तो दैट विल बी अ बिग थिंग। तो यहाँ पे लिखा भी है व्हाट कैन गो रॉन्ग में, जैसा मैंने आपको बताया ना, जो मैंने समझाया वही लिखा है कि गवर्नमेंट ने अगर कार्बन देखो अगर इंक्रीज कर दिए, बहुत ज्यादा नंबर बढ़ा दिए, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है इट विल बी ऑफ नो यूज। दूसरा ऑथर ने कहा कि अगर आपने कार्बन क्रेडिट्स में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस बरती तो दो रिस्क आते हैं। एक तो इलीगल एमिट करने वाला रिस्क आता है कि कंपनीज इलीगली एमिट करने लगेंगी, और दूसरा जो मैंने बताया आपको कि इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आपने इतना स्ट्रिक्ट कर दिया कि कोई एमिट ही नहीं कर पा रहा है तो फिर इकोनॉमी को भी तो खतरा होगा, नुकसान होगा। तो दैट इज व्हाट इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये भी बहुत ही अच्छा न्यूज आर्टिकल था, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। द डिजिटल फ्रंटियर ऑफ इनइक्वालिटी, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं डिजिटल रेवोल्यूशन की जो आया है। 1.1 बिलियन मोबाइल कनेक्शंस हैं, 700 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं, 600 मिलियन स्मार्टफोन्स हैं। लेकिन इसी के साथ एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई जो ऑथर ने कही है कि एक जेंडर डिवाइड देखने को मिल रहा है, डिजिटल जेंडर डिवाइड। और डिजिटल जेंडर डिवाइड का मतलब क्या है कि डिजिटल फ्रंट पे भी मेल फीमेल में डिवाइड देखने को मिला है। पहली चीज तो ये कि एक तो फीमेल्स के पास जो डिजिटल एजुकेशन है, डिजिटल लिटरेसी है, वो कम देखने को मिल रही है। दूसरा ऑथर ने कहा कि टेक फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये लिख लेना। तो इससे ऑथर ऑब्वियस सी बात है, देखो फायदे बहुत हुए हैं, इंक्लूसिवनेस, जनधन हो गया, आधार मोबाइल लिंकेज हो गई, ये सारी चीजें रूरल एरियाज में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन इसी से साइबर स्टॉकिंग, ट्रोलिंग, वॉयरिज्म, इंपर्सनेशन, फ्रॉड, ये भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। स्पेशली जो वुमेन पब्लिक फेसिंग रोल्स में जैसे जर्नलिस्ट हो गई, पॉलिटिशियंस हो गई, दे फेस रैम्पेंट ऑनलाइन हैरासमेंट एंड ऑल। दूसरा ऑथर ने जो गैप बताया वो डिजिटल लिटरेसी का गैप बताया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि विमेन स्पेशली जो रूरल एरियाज में है दे आर लैकिंग द डिजिटल स्किल्स, है ना, तो वो सेफली नेविगेट नहीं कर पाती ऑनलाइन। तो इसी कारण से साइबर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, एंड दे आर ऑल्सो इम्पैक्टेड बाय द रिपीटेड साइबर फ्रॉड्स एंड ऑल, है ना, डिजिटल बुलिंग जो बोलते हैं, वो सब भी काफी ज्यादा हो रही है। हालांकि काफी लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, आईटी एक्ट 2000 हो गया, भारतीय न्याय संहिता 2024 हो गई, दे एड्रेस डिजिटल वायलेंस, इसमें डिजिटल वायलेंस मेंशन भी है। इसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है जो कि आप एनोनिमस कंप्लेंट कर सकते हैं। अवेयरनेस में डिजिटल शक्ति जो है वो इंपावर कर रहा है फॉर द सेफ्टी टूल्स फॉर ऑनलाइन नेविगेशन। इसके अलावा अब कोई बहाना नहीं कैंपेन स्टार्ट हुआ है, अब कोई बहाना नहीं, नाउ देयर शुड नॉट बी एनी एक्सक्यूज, है ना, एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस के अगेंस्ट है ये, अब कोई बहाना नहीं, तो ये भी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सो दीज आर द थिंग्स which were mentioned in this article. I hope you got clarity. बहुत अच्छा आर्टिकल था, समझ में आपको आ गया होगा, है ना। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे चिरलिटी के बारे में आया तो देख लेते हैं चिरल क्या होता है। सो जैसे क्या होता है, कोई आपके जैसे दो हाथ है, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड, तो कोई भी चीज जिसकी हैंडेडनेस होती है ना, कोई साइड होती है, दैट इज कॉल्ड चिरल, है ना। तो चिरल मॉलिक्यूल्स वो होते हैं विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। जैसे आप मिरर में अपने आप को देखो, आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड बन जाएगा, है ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन जाएगा। तो इसी के लिए जो चिरल मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, है ना, इनको इनैंशियोमर्स बोलते हैं, ये लिख लेना, याद रखना। चिरल आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, है ना, चिरल मॉलिक्यूल्स मिरर इमेजेस होती हैं एक दूसरे की, इनको इनैंशियोमर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे थैलिडोमाइड का एग्जांपल दिया है, थैलिडोमाइड। अब थैलिडोमाइड अगर मतलब कि अगर राइट हैंडेड इनैंशियोमर आप थैलिडोमाइड का देखें तो वो सिडेटिव का काम करता है ना, सुलाने का काम, सिडेटिव का काम। लेकिन अगर लेफ्ट हैंडेड अगर इनैंशियोमर देखें अगर आप थैलिडोमाइड का, तो वो बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट, इसी के अलावा ह्यूमन बॉडी में एमिनो एसिड जो हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, तो अगर लेफ्ट हैंडेड है तो आपका एमिनो एसिड है, अगर राइट हैंडेड है तो दे आर डीएनए, है ना। तो डीएनए जो है वो आपका राइट हैंडेड डबल हेलिक्स ट्विस्ट होता है। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। चिरलिटी के बारे में ये आर्टिकल था, समझ में आ गया होगा आपको। अगला है सेंटर हैज लॉन्च्ड जलवाहक स्कीम फॉर कार्गो मूवमेंट बाय इनलैंड वाटरवेज। अब आपको पता है जो इनलैंड वाटरवेज होते हैं, यानी कि पानी के सहारे जो कार्गो मूवमेंट होता है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि इकोनॉमिकल होता है, पैसे कम लगते हैं, इकोलॉजिकली काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे इमिशन कम होता है, एंड इट्स अ वेरी एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, ठीक है ना। तो कार्गो मूवमेंट इंडिया ऑलरेडी बढ़ाना चाहता है, चाइना वाइना ने काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया है, हमको भी बढ़ाना है। तो हमने अभी कुछ वाटरवेज जैसे कि नेशनल वाटरवे 1 हो गया जो गंगा है, नेशनल
नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र है। फिर यहाँ पे 16 का मेंशन है बराक का, हालांकि 6 में भी बराक है लेकिन 16 में भी बराक है, ठीक है ना। एंड इनके थ्रू अभी गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है फॉर ट्रांसपोर्टेशन कार्गो मूवमेंट का, एंड ये जलवाहक स्कीम है फॉर बूस्टिंग द कार्गो मूवमेंट वाया इनलैंड वाटरवेज, याद रखेगा। अब एस जयशंकर ने थैंकिंग की है मोल्डोवा की फॉर हेल्पिंग द इंडियंस ड्यूरिंग यूक्रेन क्राइसिस। तो मोल्डोवा के बारे में थोड़ा सा आप एक बार मैप देख लें, लेट्स सी द मैप ऑल्सो। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मोल्डोवा दिख रहा होगा, है ना, दिस इज मोल्डोवा। और बॉर्डरिंग में आपको इधर यूक्रेन दिख रहा है, साइड में यूक्रेन और इधर रोमानिया दिख रहा होगा। दो कंट्रीज हैं, इधर यूक्रेन है, इधर रोमानिया है। दीज आर द ओनली 2 कंट्रीज दैट बॉर्डर मोल्डोवा। तो यहाँ पे मोल्डोवा से यूक्रेन, एक्चुअली हुआ क्या था, मिशन गंगा आपको पता होगा, मिशन गंगा वॉज देयर इस समय, ऑपरेशन गंगा सॉरी, ऑपरेशन गंगा वॉज टू इवैक्यूएट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन क्राइसिस के टाइम पे यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के थ्रू लोगों को निकाला गया था, तो मोल्डोवा ने हेल्प की थी। तो उसके बारे में यहाँ पे थैंकिंग की गई है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। समझ में आ गया होगा आप लोग को। So that is it for the day. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us. Keep sharing us. Thank you. Have a nice day.